नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछला अगर देखा जाए, पिछले 5 चैप्टर की, चाहे वो संविधान की बात किया जाए या संविधान में अधिकारों की बात किया जाए, चाहे चुनाव की, चाहे विधायिका की, चाहे फिर कार्यपालिका की, सबका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है। जिस किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज आपको एक नंबर भी यहाँ पे दिखाया जाएगा, उस नंबर पे मैसेज करके आप चीजों को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एक चीज और समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिर करवाए क्यों जाते हैं? इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि आखिर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो किस किस तरीके के, यानी कि कौन से वे के द्वारा इसको पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन होता वही है, घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, खासकर हिस्ट्री में होता है, लेकिन पोल साइंस में भी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं भाई? इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2 टाइप्स के क्वेश्चन। एक है शॉर्ट क्वेश्चन, और या फिर आप ये कहोगे दूसरा चीज हो गया एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब कहोगे भैया एमसीक्यू भी तो बचा हुआ है, एमसीक्यू दूसरे नंबर पे, पैसेज भी तो बचा हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और बता, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टून कहते हैं। तो इनका हम कैसे करेंगे? तो इनके लिए मैं एक सेपरेट, तीनों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, इसके लिए हम अलग कर लेंगे। अच्छा, साथ ही साथ इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप कहोगे भैया इसको क्या लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप इसका ले लीजिए मेरे से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां पर? 7011912793, ये 11 है, 7011912793। ठीक है, यहां पर भी एक नंबर, वही नंबर सेम है, आप यहां से भी ले सकते हैं, चाहे यहां से भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आपको सुविधाएं पूरी दी जा रही है, बशर्ते बात इतनी है कि आपको पढ़ना है। एक महीने रह गए आपके पेपर के लिए, तो बिल्कुल बेहद तैयारी करके चलना है। सारे चैप्टर्स का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं चीजों की शुरुआत और समझते हैं। बीच बीच में अगर कुछ ध्यान आता रहा तो मैं बताते भी रहूंगा और भी जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं न्यायपालिका क्या होती है। तो न्यायपालिका के बारे में आपको ये बात पता होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। अब इनमें हमने जहां देखा था विधायिका का काम होता है कानून निर्माण करने का, वहीं पर कार्यपालिका का काम यह होता है कि बने हुए कानूनों को लागू करने का। और वहीं पे काम आ जाता है न्यायपालिका का, वो ये देखती है कि भाई जो विधायिका कानून बना रही है क्या वो सही बना रही है, जो कार्यपालिका कानूनों को लागू कर रही है क्या वो सही कर रही है। तो इन दोनों पे निगरानी रखता है खासकर कौन? न्यायपालिका, और साथ ही साथ न्याय देने का काम करता है। इसलिए न्यायपालिका अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अंग हो जाता है। चलिए भाई आगे समझते हैं। अब ये आता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन पूछता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? देखिए, न्यायिक का मतलब होता है न्याय से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? न्याय से रिलेटेड। पुनरावलोकन का मतलब होता है अवलोकन करना। अवलोकन मतलब क्या होता है? जानना, या फिर आप ये बोल सकते हो जांचना। ठीक है, क्या करना? जांचना, चेक करना। चेक करने का काम क्या होता है? पुनरावलोकन का मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया सरकार का जो अंग होता है, सरकार का अंग कौन? 3 चीजें मैंने बता दिया। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही मैं लिख देता हूं, लेजिस्लेचर, एक हो गया अपना जुडिशरी, और एक हो गया अपना एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून निर्माण करने का। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करने का, मतलब उस चीज को इंट्रोड्यूस करना, या ये कह सकते हो कि चीजों को लागू करना। जुडिशरी का काम क्या होता है? उस चीज को चेक करना कि मतलब क्या सही है क्या नहीं है। तो ये जो न्यायपालिका है, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, ये इनके कार्यों पर ध्यान रखती है कि कार्य किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो अब न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है ये देखने का कि इनके द्वारा बनाया गया और इनके द्वारा लागू किया गया जो कानून व्यवस्था वो कैसा है, और इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि इनके द्वारा बनाए गए कानून, इनके द्वारा लागू किए गए कानूनों की दोबारा से जांच पड़ताल कर सकता है, दोबारा से उसको देख सकता है क्या सही है क्या गलत है। अगर
कहीं गलतियां मिलती हैं तो उस चीज को रोकने का काम कर देती है न्यायपालिका, और उसी को कहते हैं पूर्णावलोकन। देखिए क्या लिखा है, न्यायिक पूर्णावलोकन से तात्पर्य है न्यायालय की उस शक्ति से जिस शक्ति के बल पर वो विधायिका द्वारा बनाए गए तथा कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए, यानी कि इसके द्वारा बनाया गया और इसके द्वारा लागू किया गया प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की क्या करती है, जांच करती है। यानी कि ये जो है जुडिशरी ये काम करती है कि भाई ये कौन सा कानून बना रहे हैं और ये किस तरीके से लागू कर रहे हैं, इन सब चीजों का जांच करती है। ठीक है, वह मूल ढांचे के अनुरूप है या फिर नहीं, यानी कि जुडिशरी ये चेक करती है कि जो कानून इन्होंने बनाया है क्या वो सही है कि नहीं है, क्या इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान में कोई संशोधन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई चीज संविधान से रिमूव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कई चीजें संविधान में ऐड कर रहे हैं जो कि समाज के लिए सही नहीं है। ये सब चीज देखने का काम होता है न्यायपालिका का, और इसी को कहते हैं न्यायिक पूर्णावलोकन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको जितना इजी हो सकता है उतना इजी वे में समझाने की कोशिश किया हूं। न्यायिक पूर्णावलोकन इट मींस विधायिका जो है वो कौन सा कानून बना रही है, कार्यपालिका उस चीज को कौन सा कानून को लागू कर रही है, उन सब चीज की जांच पड़ताल करने का काम होता है न्यायपालिका का, और उसी को हम कहते हैं न्यायिक पूर्णावलोकन। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन लिखा है जनहित याचिका कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो सबसे पहले आप समझिए जनहित याचिका क्या है। जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है जो कि गरीबों को बढ़ावा देने के लिए, इट मीन्स गरीबों की हेल्प करने के लिए, मतलब सहायता करने के लिए इस चीज को लाया गया था। जैसे हमने देखा है बहुत समय पहले से ही जो बड़े लोग हैं छोटे लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, उनको बधुआ मजदूरी कराते हैं, उनको है ना जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं, शोषण करते हैं। तो उन सभी चीजों के खिलाफ जनहित याचिका आए थे कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो न्यायालय में अपील कर सकता है, या तो खुद जाकर कर सकता है या फिर उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी उस चीज को अपील कर सकता है। उसी को हम कहते हैं जनहित याचिका। देखिए क्या लिखा है, 1970 में न्यायमूर्ति PN भगवती तथा BK कृष्णनारायण द्वारा इस चीज को लागू किया गया था। और कब किया गया था, 1970 में। तो ये हो गया इस चीज का क्वेश्चन कि जनहित याचिका कब, यानी कि 1970 में, और किसके द्वारा, न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा और BK कृष्णन अय्यर के द्वारा इस चीज को लागू किया गया था। आगे समझते हैं जनहित याचिका में क्या परिवर्तन किया गया। देखिए भाई जनहित याचिका पहले ऐसा था कि व्यक्ति को जाना पड़ता था, है ना, और या दूसरा कोई व्यक्ति है तो उसको भी चक्कर काटने पड़ते थे न्यायालय के। बट इसको ऐसा कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति पेपर में भी छपवा दे, मतलब खुद एबल ना हो जाने के लिए, तो वो पेपर में भी छपवा देगा ना, तो उसको भी न्यायपालिका को मानना पड़ेगा। तो यही लिखा है कि अखबारों के समाचार पत्रों तथा डाक द्वारा प्राप्त शिकायत की भी जनहित याचिका मान ली जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप न्यायालय में जाओगे तो ही इस चीज को है ना फॉलो किया जाएगा। वैसे भी चाहे अखबार में आप अपना अपील दायर कर दो, चाहे जो भी करना है, ठीक है, वो अखबारों के माध्यम से कर सकते हो। तो उसी को कहा जाता है कि ये चीज में परिवर्तन किया गया था। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप ये चीज समझोगे कि जनहित याचिका होती क्या है। ठीक है, जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका एक प्रकार से अगर देखा जाए जिसको हम कहते हैं PIL, ठीक है, एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए सार्वजनिक हित के लिए, यानी कि सार्वजनिक हित का मतलब होता है सभी के लिए, मुकदमा दायर किया जा सकता है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए वो मुकदमा दायर किया जा सकता है। यह याचिका किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर की जाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो या तो ये कोई नागरिक इस चीज को लागू कर सकता है, जारी कर सकता है, या फिर न्यायालय जो है वो स्वयं जो है खुद भी इस चीज को कर सकता है, साथ ही साथ पीड़ितों के पक्ष में चीजें दायर कर सकता है। यानी कि ये टोटल की टोटल चीजें इसलिए लागू की गई है ताकि गरीबों की जो शिकायतें हैं उनको न्यायालय तक पहुंचाया जा सके, उनके खिलाफ जो भी उनका शोषण कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, इस चीज को लागू किया गया है। अब देखिए क्या लिखा है, जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद करती है। ये आई थिंक पिछले साल में इस चीज को ये चीज आया था कि किस तरीके से गरीबों को मदद करती है। तो देखिए जनहित याचिका जो है गरीबों पर अत्याचार अगर होते हैं तो उस पर काम करती है। यानी कि गरीबों पर अत्याचार होते हैं, उनका शोषण होता है, उनके साथ अन्याय होता है, परंतु गरीबी के कारण वे अपने हितों की रक्षा के लिए न्यायालय में नहीं जा पाते हैं। इसलिए जनहित याचिका के माध्यम से वे जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। यानी कि जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसमें चाहे तो कोई व्यक्ति
उनकी भलाई के लिए, या फिर जो बड़े बड़े एनजीओ होते हैं जो इस चीज के लिए होते हैं कि कहीं ये देखो कि किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग उन व्यक्तियों के लिए, है ना, जनहित याचिका न्यायालय में दायर कर देते हैं ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो पाए, उनके शोषण को रोका जा सके, उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। जैसे कि बंधुआ मजदूरी के विषय में जनहित याचिका द्वारा कई मजदूरों को आजाद कराया गया। यानी कि अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ना बधुआ बना के काम कराया जाता है। आप कहोगे भैया बधुआ का मतलब क्या होता है? बधुए का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आपने मेरे से पैसा लिया, है ना, पैसा ले लिया और आप पैसा चुका नहीं पा रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, आपको बधुआ बना के रखूंगा। इट मींस ये कि जो मैं बोलूंगा आपको ये करना है, मतलब पूरा उम्र आपको मैं यही करवाता रहूंगा क्योंकि तुमने मेरा कर्ज लिया है, इस तरीके का, है ना। तो बधुआ मजदूरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, शोषण करना। तो मैं शोषण कर रहा हूं, तो इन तरीकों से आजाद करवाया जाता है, यानी कि जनहित याचिका के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को आजाद करवाया जाता है। अच्छा, ऐसा कई जगहों पे भी देखने को मिला है, जैसे जनहित याचिकाओं के द्वारा न्यायालय उनके मुद्दों, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों को आंखें फोड़ना, यानी कि पहले यह भी होता था कि जो पुलिस वाले थे वो जेल में जो कैदी होते थे उनकी आंखें फोड़ देते थे, ऐसा भी होता था, उनको मारते थे, पीटते थे, जैसे कहते हैं ना कि सी डिग्री, वो सी ग्रेड करके बोलते हैं ना कि टॉर्चर कर रहा है ना, इस तरीके से। तो वही चीज है। तो कई बार ऐसा होता था कि जो जेल में जो कैदी है उनकी आंखें फोड़ दी जाती थी, साथ ही साथ उनको पत्थर की खदानों में काम भी करवाया जाता था, अमानवीय दशा के द्वारा उनको ऐसा करवाया जाता था। इट मींस ये कि जबरदस्ती करवाना, है ना, ऐसी भी चीजें होती थी। तो इन सभी चीजों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की जा सकती है, न्यायालय में इस पे केस बन सकता है। नहीं तो कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बच्चों का यौन शोषण भी किया जाता है, और ठीक है, और आदि पर विचार करके गरीबों की दशा में सुधार करने के लिए सफल हुआ। यानी कि जनहित याचिका इसीलिए आया है ताकि इन लोगों की मदद की जा सके। समझ में आ रही बातें? चलिए, तो हमने दो क्वेश्चन देख लिया, एक जनहित याचिका क्या है और जनहित याचिका किस तरीके से गरीबों की हेल्प करती है। तो आई होप सो ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि जनहित याचिका आखिर किस तरीके से गरीबों की मदद करती है, यानी कि जिसके साथ शोषण होता हुआ आ रहा है, जनहित याचिका के माध्यम से वो अपने चीजों को न्यायालय में पेश कर सकता है, या खुद नहीं जा सकता तो किसी दूसरे के द्वारा, या फिर वो भी नहीं हो सकता तो एक आर्टिकल जाहिर करवा दो जो कि अखबार में होता है, और या फिर डाक के द्वारा लेटर लिख के वो सब चीज करवा दोगे तो भी इस चीज को दायर कर ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रखा गया है कि न्यायपालिका अनुच्छेद 32 का प्रयोग किस प्रकार करती है। तो ये तो आप जब दूसरा चैप्टर पढ़े थे, जैसे कौन सा चैप्टर, भारतीय संविधान में अधिकार, जिसमें मैंने बताया था मौलिक अधिकार, वहां पे कितने टाइप्स का अधिकार होते हैं, 6 टाइप्स का अधिकार होते हैं, है ना। तो उसमें लास्ट वाला अधिकार मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब ये क्या होता है जी, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो छठे मौलिक अधिकार के द्वारा आप न्यायालय में जा सकते हो, इसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 ये अधिकार देता है कि आप अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, इसी को अनुच्छेद 32 कहा जाता है। तो क्या लिखा है, अच्छा, न्यायालय क्या जारी करेगी? न्यायालय रिट जारी करेगी, ठीक है। न्यायालय रिट जारी करेगी और आपका जो शोषण होता आ रहा है उस चीज को आपको न्याय दिलाएगी। लिखा है कि न्यायपालिका रिट जारी करके, बंदी प्रत्यक्षीकरण के परमादेश जारी करके, ताकि सभी को जीने का अधिकार मिल सके तथा सूचना का अधिकार भी प्राप्त हो सके, मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित करते हैं। यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था उसको दोबारा से स्थापित करने का काम करती है। अब कहोगे भैया ये रिट क्या है? रिट वही है, जब आप न्यायालय में जाओगे तो न्यायालय आपके प्रॉब्लम्स को सुनेगा और सुनने के बाद जो वो देगा, मतलब एक जैसे बोलते नहीं कि आपको इंसाफ जब देगा तो वो रिट के माध्यम से देगा, उसी को रिट कहा जाता है। रिट 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण रिट, अधिकार परीक्षा, और एक और होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण रिट, ठीक है। 5 टाइप्स के हो गए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्या है? अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसका होता है और कैसे होता है। भाई ये देखो, ये जितनी भी चीजें मैं लिखाया हूं ना, इस ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा है? अनुच्छेद 226 जारी करने का अधिकार किसके हाथ में होता है और कैसे होता है। उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, फिर
किसी कानून की गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है और उसे लागू होने से रोक सकता है। तो सबसे पहले ये किसका होता है? ये उच्च न्यायालय का होता है। किसका होता है? उच्च न्यायालय का। दूसरा, कैसे, मतलब अगर कोई कानून ऐसा है जो कि गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक मतलब क्या हुआ? जो संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो ऐसी चीजों को उच्च न्यायालय क्या करती है? गैर संवैधानिक घोषित कर देती है, यानी कि उसको खत्म कर देती है, उसको रोक देती है और इस तरीके से न्याय देने का काम करती है और इसी को कहते हैं अनुच्छेद 226। समझ में आ रही बात? कौन लागू करता है? उच्च न्यायालय। किस लिए लागू करता है? कि अगर कोई कानून व्यवस्था ऐसी बनाई गई है जो कि समाज के अकॉर्डिंग सही नहीं है या फिर गैर संवैधानिक है, तो उसके लिए रोका जा सकता है। उसे ही हम कहते हैं अनुच्छेद 226। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायिक पूर्णावलोकन तथा रिट में क्या अंतर होता है। यानी कि न्यायिक पूर्णावलोकन और रिट में क्या अंतर होता है। तो देखिए, न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब क्या होता है? न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब होता है कि विधायिका जो भी कानून बना रही है तथा कार्यपालिका जिस कानून को लागू कर रही है उसकी जांच पड़ताल करना क्या कहलाती है? न्यायिक पूर्णावलोकन। और रिट क्या होता है? आपके जब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप एक पार्टिकुलर व्यक्ति आप जाते हो न्यायालय में और न्यायालय के सामने ये रखते हो कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसके लिए इंसाफ चाहिए, तो वो जो चीज जारी करते हैं उसको कहते हैं रिट। तो एक जिसमें समूहों की बात की जाती है और एक जिसमें एक पर्सन की बात की जाती है। तो क्या लिखा है? न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। ये हो गया न्यायिक पूर्णावलोकन। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय एक आदेश जारी करती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का ही एक अलग अलग डेफिनेशन दे दिया, जिसमें ये बताया गया न्यायिक पूर्णावलोकन वो होता है जो ये चेक करती है कि जो विधायिका कानून बना रही है, कार्यपालिका उस चीज को लागू कर रही है, क्या वो सही है कि नहीं सही है, उसकी व्याख्या करने का काम करती है। तथा दूसरा मैंने बताया रिट वो होता है जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस चीज को दोबारा से लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय उस चीज को जारी कर सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला समझते हैं। अगला क्या लिखा है? सामूहिकता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? सामूहिकता का सिद्धांत क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति नई व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी और नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को सामूहिकता का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, सामूहिकता का सिद्धांत बेसिकली न्याय व्यवस्था उसमें आया, न्यायपालिका में आया है। बेसिकली जब हम न्यायाधीशों को चुनने का काम करते हैं, खास करके अन्य न्यायाधीशों को चुनने का काम करते हैं, तो ऐसे में जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी कि जो मेन न्यायाधीश होता है वो और राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ नागरिक जो है वो सारे लोग मिलकर वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और इसी को कहते हैं सामूहिकता का सिद्धांत। यानी कि सारे लोग मिलकर चुन रहे हैं ना, उसी को हम कहते हैं सामूहिकता का सिद्धांत। ठीक है, एक चीज और आप याद रखिएगा, अगर देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय में तो एक जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेन होते हैं। मेन मतलब न्यायाधीश, मतलब मेन न्यायाधीश हो गए और बाकी जो होते हैं ऑलमोस्ट 33, अभी पिछला जो डेटा मिला था हमें उसमें 33 बताया गया, तो 33 जो होते हैं ये होते हैं अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो अब मेन की जो नियुक्ति है या अन्यों की भी नियुक्ति है, ये सब जो चीजें देखी जाती है, चाहे मेन की बात किया जाए चाहे अन्य न्यायाधीश, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा पद होता है, तो अन्यों के द्वारा और मेन के द्वारा सबके द्वारा डिसीजन कोई चीज लिया जाता है। तो इनकी नियुक्ति इनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से होती है। इट मींस इनको कितना नॉलेज है और इन्होंने कितना काम किया है, उच्च न्यायालय में कितना काम किया, इसके हिसाब से होती है। वरिष्ठता के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है, यानी वरिष्ठ मतलब क्या होता है? जिनकी एज ज्यादा हो गई उनके आधार पर इनका चुनाव होता है। और जब इनको चुनने की बात आती है तो ये और राष्ट्रपति सब मिलकर अन्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चीज है। चलिए, नई व्यवस्था जो बनाई गई है उन नई व्यवस्था में ये बताया गया है कि नई व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जो 4 वरिष्ठतम होंगे, वरिष्ठतम का मतलब होता है जो ज्यादा एज वाले हैं, वो सब मिलकर अन्य कुछ नाम प्रस्तावित करेंगे और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को सामूहिकता का सिद्धांत कहा जाता है। आप अगर वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट आपको इसको याद कर लेना तो ज्यादा ही आपके अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन, जनहित याचिकाओं को
न्यायपालिकाओं के लिए नकारात्मक पहलू क्यों माना जाता है? देखिए, जनहित याचिका को न्यायालय के लिए नकारात्मक पहलू इसलिए माना जाता है क्योंकि न्यायालय के पास ऑलरेडी इतने सारे बर्डन है। कहोगे कैसे बर्डन? आए दिन एक ना एक केस होता रहता है और वो केस न्यायालय के पास जाता रहता है, तो इस वजह से उनके पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जैसे आप देखते हो ना, कभी सुने होंगे कि कोर्ट में जो मामला चला गया तो चला गया, वो चलता रहता है 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे करके चलता रहता है ना। और एक समय आता है कि या तो इस पे इंसाफ हो जाए चाहे वो भूल ही जाओ, है ना, ऐसा भी होता है। तो क्योंकि आप देखो, न्याय मिलने में देरी होना इट मींस क्या है? वो न्याय कहलाएगा? नहीं है ना। आप देखिए, व्यक्ति की जब एज कम हो रही है तो भाई न्याय की जो प्रक्रिया वो भी जल्दी होनी चाहिए ना, ऐसा भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो उनके पास नंबर ऑफ केसेस ज्यादा भी होते हैं। ऐसी तुलना में जब जनहित याचिका आया तो जाहिर सी बात है, गरीबों के साथ बहुत सी चीजें होती हैं, उनका भी एक और बर्डन इनके पास और पड़ गया। यानी कि ऑलरेडी पहले से तो काम था ही और काम आ गया, और इसी को कहते हैं जनहित याचिकाओं की वजह से न्यायपालिका पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ गया? क्योंकि सबसे पहला चीज कि न्यायपालिका का काम बढ़ गया, यानी कि देखा जाए तो उनपे एक तरीके से बोझ बढ़ गया। न्यायपालिका के पास जो समय था वो भी अभाव होने लगा और न्यायाधीशों की कमी होने लगी जो इस चीज को सुलझा पाए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई न्यायपालिका। जो जनहित याचिकाओं को न्यायपालिका के लिए नकारात्मक पहलू इसलिए माना जाता है क्योंकि इन चीजों को आने की वजह से जो न्यायपालिका है उनका जो कार्यभार है वो और थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या क्या क्वेश्चन समझ लिया, पहले एक बार और देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन समझा न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जनहित याचिका कब आई, किसके द्वारा आई, जनहित याचिका में क्या क्या परिवर्तन किए गए थे, जनहित याचिका जो है वो क्या है, गरीबों को किस तरीके से मदद की जाती है, अनुच्छेद जो 32 है वो क्या है, 226 के हिसाब से क्या चीजें लागू की जाती है, और न्यायिक पुनरावलोकन तथा रिट में क्या अंतर होता है, सामूहिकता का सिद्धांत और जनहित याचिका की वजह से न्यायपालिका के पास जो बर्डन हुआ, इसी की वजह से इसको नकारात्मक पहलू कहा जाता है। अब समझते हैं, अब बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और यही से चाहे वो 4 नंबर में आए चाहे 6 नंबर के क्वेश्चन आए। क्या क्वेश्चन आता भाई? क्वेश्चन ये आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय, ऐसे न्यायालय, खासकर सर्वोच्चतम न्यायालय की बात कर रहा हूं मैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं जो देश में एक ही है, और उनके न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? भाई देखो, सबसे पहली बात, हटाना इतना आसान है ही नहीं। ठीक है, ये बेशक कहना आसान हो जाए कि हटा सकते हैं, बट इतना आसान नहीं है। प्रक्रियाएं बहुत लंबी होती हैं और उसके द्वारा किसी को हटाया जा सकता है, बट ये है कि ऐसी बहुत कम चांसेस हुए जहां पर किसी के खिलाफ ऐसी चीजें हुई होंगी। कैसे हटाया जा सकता है? कदाचार सिद्ध होने पर। कदाचार का मतलब क्या हुआ? कोई उन पे आरोप लगाया जाए और ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये चीज सही होना है, तो इसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा? जो संसद है, संसद में वोटिंग करवानी पड़ेगी। जैसे कोई कानून बनता है ना, तो उस समय वोटिंग करवाया जाता है, इसी प्रकार से संसद में भी कानून पास किया जाएगा, मतलब वोटिंग करवाया जाएगा, और सबने मिलकर अगर वोट दे दिया तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि महाभियोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अदरवाइज इतना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या क्या चीज लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना काफी मुश्किल है। कदाचार सिद्ध होने या फिर अक्षमता की स्थिति में उनको पद से हटाया जा सकता है। मतलब कदाचार मतलब क्या हुआ? वही चीज कि उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें पता लग गई कि ये घूस लेते हैं, फलाना करते हैं ना, इस तरीके से, या फिर असक्षम है, उनके हिसाब से उनको हटाया जा सकता है। जज के खिलाफ आरोप को संसद में खास बहुमत की मंजूरी जरूरी है। यानी कि जो जज है, अगर इनको हमें हटाना है तो इनके खिलाफ जो है आरोप हमें संसद में प्रस्तुत करने पड़ेंगे, और संसद के जब सदस्यों ने स्वीकृति देनी शुरू कर दी कि हाँ बिल्कुल सही है, मतलब वोट देना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उनको हटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हटा सकते हैं। जब तक संसद के सदस्यों में सहमति न हो तब तक जज को हटाया नहीं जा सकता है। जहां न्यायाधीशों को नियुक्त करने में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है, वहीं उनको हटाने में विधायिका की अहम भूमिका होती है। इसका मतलब क्या होता है? जो न्यायाधीश है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आप कहोगे भैया क्या राष्ट्रपति ही चुन लेता है? बिल्कुल नहीं। कैसे चुनता है? राष्ट्रपति ये चयन करने का काम करता है कि कौन बेस्ट है और किसके पास नॉलेज ज्यादा है,
किसके पास वरिष्ठता है, यानी कि कौन ज्यादा एज वाला है, किसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। लेकिन इनकी नियुक्ति इस तरीके से होती है कि जो भी उनकी योग्यताएं होती है, जैसे उच्च न्यायालय में काम किया होना चाहिए, वकालत उसको आनी चाहिए, कानून का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इन सब बिहाफ पर जो है तब सामने आता है और राष्ट्रपति उस चीज को नियुक्त कर देता है। तो राष्ट्रपति कहाँ के हुए, राष्ट्रपति हो गए कार्यपालिका के। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का अहम रोल होता है। और वहीं पे हटाने की अगर बात किया जाए तो ये चीजें कहाँ से होती है, संसद से होती है, और संसद को ही तो हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। तो इसी वजह से चुनने का काम कार्यपालिका का, हटाने का काम विधायिका का। इट मीन्स ये कहा जाए कि यहाँ पर चुनता कोई और है, हटाता कोई और है। तो ये चीज यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई जानबूझ के हटाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जब ऐसी स्थितियां आ जाती है तो ही हटाया जाता है या हटाया जा सकता है, अदरवाइज ऐसी चीजें नहीं होती हैं। अब तक एक बार ऐसा मौका आया है जब किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में आया हो और वहां पे बहुमत भी हुआ हो, लेकिन बहुमत वहां पे प्राप्त नहीं हुआ। किसके खिलाफ हुआ था, न्यायमूर्ति रामास्वामी के खिलाफ आरोप लगाया गया था। 1991 में इसको जांच की गई थी, 1992 में जांच मतलब आरोप 1991 में लगाया गया था, जो जांच है 1992 में किया गया था। बट ये हुआ कि जब संसद में जब पास किया गया सारी चीजें या फिर वोटिंग की गई तो उसमें कांग्रेस ने वोट देने से इनकार कर दिया और दैट्स वाई वो उनको नहीं हटाया गया। इट मींस उनके खिलाफ आरोप तो लगा था लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाया था। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश को हटा पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनको चूज करने का काम मतलब चयन करने का काम, नियुक्त करने का काम कार्यपालिका की होती है और उनको हटाने का जो काम होता है वो विधायिका करता है, मतलब वोटिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए भाई, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लाया हूं जो क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके स्कूलों में ना कराया जाए, हो सकता है कि आपने किसी और चैनल पे नहीं देखा हो, बट यहाँ पे आपको हर वो चीज देखने को मिलेगा। नो मैटर वीडियो कितनी लंबी बननी है, देखो सिंपल सी बात है, आप पढ़ोगे तो वीडियो बननी ही बननी है लंबी। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो सिंपल सी बात है, देखो हद से हद जाएगा 1 घंटे की वीडियो हो सकती है, इससे अधिक क्या हो सकता है, नहीं ना। तो वही चीज है ना कि अगर आप पढ़ाई में एक चैप्टर के लिए 1 घंटा दोगे, इट मींस क्या है कि सपोज करो आपका 15 भी चैप्टर है तो 15 घंटे में आप पूरा सिलेबस कर ले रहे हो, लेकिन एटलीस्ट दोगे तब तो। चलिए भाई आगे बात करते हैं। यहीं पे हमें एक चीज और समझ में आता है, महाभियोग। मैंने जस्ट बताया कि महाभियोग के द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया महाभियोग क्या है। तो महाभियोग देखिए क्या लिखा है, महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है, जिसका जिक्र जो दिया गया है अनुच्छेद 61 में और 124 का 4 में दिया गया, 5 में भी दिया गया है, साथ ही साथ 217 में भी इसका जिक्र दिया गया, 218 में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुरुपयोग या फिर अक्षमता की स्थिति साबित हो जाए। ऐसे सिचुएशन में हटाने के लिए उनको ये चीज लाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि किसी को नियुक्त करना और किसी को हटाना ये चीज डिसाइड हो सके, इस वजह से इस चीज को किया गया हमारे संविधान में। ठीक है, अच्छा इसमें क्या किया जाता है, वही वोटिंग वाला सिस्टम मैंने बताया ना, विधायिका में वोटिंग करवाना पड़ेगा और वो 2/3 इट मीन से आप कहो कि विशेष बहुमत जब मिल जाता है तो उसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है, वर्णन कीजिए। बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे पिरामिड बना हुआ है ना, पिरामिड कुछ ऐसा ही बनता है। तो सबसे नीचे आता है जिसको हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद क्या आता है जिला न्यायालय, उसके बाद क्या आता है उच्च न्यायालय, उसके बाद क्या आता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार की कैटेगरी है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालय। अब यहाँ पे देखिए अधीनस्थ न्यायालय जो छोटा होता है, जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्या होता है जिला न्यायालय आ जाता है। जिला न्यायालय के बाद आ जाता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हर एक राज्यों में हो सकता है। उसके बाद क्या आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देश में एक ही होता है जो कि अभी कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तो अच्छा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और ऐसा बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 231 में बात कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का 2 या 2 से अधिक राज्यों का
एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ऐसी बात किसमें कही गई है? 231 में ये बात रखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय कितना है? एक। उच्च न्यायालय कितना है? अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू स्टेट्स के अकॉर्डिंग इस चीज को होता है, पहले 24 था। ठीक है, आगे जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये डिपेंड करता है जिलों के ऊपर कि कितने जिले हैं किसी स्टेट में, उसी हिसाब से ये चीजें की जाती है। चलिए, तो ये हो गया। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्या वो है, इंपॉर्टेंस क्या है या फिर एक चीज क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय देखा जाए ऐसे न्यायालय, इनका जो फैसला है इनको 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 यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय सबको मानना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? इनके फैसले सभी अदालतों में मान्य होते हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकते हैं। इट मींस ये कि अगर उच्च न्यायालय में कोई जज है, उनका ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। या किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकते हैं, यानी कि यहाँ 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 कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसको अपने पास मंगवा लेंगे। ये किसी भी एक उच्च न्यायालय से में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ केस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय जो होता है निचली अदालत के फैसलों पर अपील की गई चीजों की सुनवाई करता है। अब ये क्या होता है? अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो जिला न्यायालय में गया है और उसको इंसाफ नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, तो इसके लिए वो क्या करेगा? अपील करेगा। तो जब ये अपील करेगा, इसकी सुनवाई कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। और जब यहाँ पर भी इंसाफ ना मिले तो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो ये चीज है। अगला, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है। यानी कि अगर देखा जाए, मान लेते हैं सपोज करो कि आप किसी स्टेट में रहते हो, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो गया और दिल्ली आपके स्टेट से दूर है, तो आप क्या दिल्ली जाओगे सर्वोच्च न्यायालय अपने अपील को करने के लिए? नहीं, क्योंकि आपको ये बात पता है कि मौलिक अधिकार हमें अधिकार देता है कि अनुच्छेद 32 हमें अधिकार देता है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं इस चीज के लिए। बट कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक आप जाओगे तो जाने में बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी, समय भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, हर चीज देखने को मिलती है। इसी वजह से आप चाहोगे कि स्टेट वाइज ये चीजें हो जाए, यानी कि जिस भी आप राज्य से बिलोंग कर रहे हो उस स्टेट में, उस स्टेट का उच्च न्यायालय में आपके अगर केस को अगर पहले ही देख लिया जाएगा तो शायद हो सकता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की बहाल करने के लिए यानी कि लागू करने के लिए जो रिट है उसको लागू कर सकते हैं। आगे, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी मुकदमे उसकी सुनवाई करता है, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण कराने की सारी चीजों को देखता है, क्या सही है किस तरीके से, और इंसाफ देने का काम करता है। ऐसा जो इमेज है आपके बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं जिला न्यायालय की। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करने का काम कौन करता है? जिला अदालत। निचली अदालतों के फैसलों की गई अपील की सुनवाई कौन करता है? जिला अदालत। साथ ही साथ गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों का जो फैसला है वो भी कौन देता है? जिला न्यायालय। आगे बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय वो न्यायालय होता है जो छोटे तौर पे होता है। ये दो टाइप्स के मुद्दे देखता है, एक होता है फौजदारी, दूसरा होता है दीवानी। फौजदारी मुद्दा वो मुद्दा होता है जो कत्ल से रिलेटेड होता है, जिसमें लाइक लड़ाई हो जाए पूरी अच्छी तरीके से, उसे कहते हैं फौजदारी। और चलिए बात करते हैं अधीनस्थ अदालत की। देखिए अधीनस्थ अदालत में अगर बात किया जाए तो दो प्रकार के मुद्दे आते हैं, एक आता है फौजदारी मुद्दा, दूसरा आता है दीवानी मुद्दा। अब क्या होता है फौजदारी और क्या होता है दीवानी? फौजदारी वो मुद्दा होता है जिसमें समझो कि लड़ाई झगड़े है ना, कत्ल से रिलेटेड जो चीजें होती है वो आती है फौजदारी में। दीवानी मुद्दा वो मुद्दा होता है जिसमें वैसे वाले विवाद आते हैं, लाइक जैसे एक मकान मालिक को किराएदार से पैसा लेना, डाइवोर्स का जो चीजें होती है, मतलब इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो आती है दीवानी मुद्दे में। फौजदारी में जिसमें मतलब समझो कि लड़ाई से रिलेटेड, चोरी, मतलब कत्ल वतल से रिलेटेड बेसिकली जो होती है वो फौजदारी में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? सर्वोच्च, इसमें ये भी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, सर्वोच्च, ठीक है, ये च है, सर्वोच्च। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। देखिए क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय काम करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहला मौलिक क्षेत्राधिकार होता है, दूसरा होता है अपीली क्षेत्राधिकार, तीसरा होता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, चौथा होता है रिट, पांचवा आता है विशेषाधिकार। अब देखिए मौलिक क्षेत्राधिकार क्या आता है? मौलिक का मतलब होता है आवश्यक। मैंने आपको बताया कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय ये काम करता है कि मान लेते हैं एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, इन दो राज्यों का जो विवाद है
वो कौन सुलझाएगा? जैसे इस राज्य में भी अपना एक उच्च न्यायालय है, इस राज्य में भी अपना एक उच्च न्यायालय है, तो जब दोनों ही राज्यों में अपना अपना उच्च न्यायालय है तो क्या ये मुद्दा इस उच्च न्यायालय में जाएगा कि इस उच्च न्यायालय में जाएगा? दोनों में ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इसमें गया तो ये सोचेगा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, अगर इसमें गया तो ये सोचेगा मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो कहां जाएगा ये मुद्दा? ये मुद्दा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसी को कहते हैं मौलिक। तो देखिए पहला चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज ये कि संघ सूची, मतलब संघ और राज्य, संघ और राज्य में जो विवाद होते हैं वो भी किस में जाते हैं? इसी में जाते हैं। तो संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का जो निपटारा किया जाता है, ठीक है, ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि मौलिक में आते हैं, जो कि किसके अंडर आ गए? सर्वोच्च न्यायालय के। सर्वोच्च न्यायालय इन जैसे मुद्दे पर अपना काम करता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार वो अधिकार होता है जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपील करता है ना, तो उसमें भी निर्णय देने का जो अधिकार होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अभी पीछे जस्ट अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे आ जाइए, मान लेते हैं कोई भी ऐसा मुद्दा जो यहाँ पे चल रहा था, इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया तो यहाँ पे चला गया। ऐसे ही कोई मुद्दा अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाता तो यहाँ पे चला जाता है, और ऐसे ही कोई मुद्दा जो यहाँ पे सॉल्व नहीं होता कहाँ चला जाता है? यहाँ पे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर अपील किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय भी डिसीजन दे सकती है। अपील किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय भी डिसीजन दे सकती है। और इसी में आता है जैसे दीवानी मुद्दा, फौजदारी मुद्दा, संवैधानिक मामले, ऐसे जो मुद्दे होते हैं जो कि अधीनस्थ न्यायालय से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, वो सब के सब किस में आते हैं भाई? अपने अपीली क्षेत्राधिकार में आते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या होता है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार वो क्षेत्राधिकार होता है जिसमें जनहित के मामले आते हैं, यानी कि जनता से जो रिलेटेड मामले होते हैं, कानून के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देने का जो काम होता है वो होता है सलाहकारी में। इट मींस अगर राष्ट्रपति को सलाह की जरूरत होगी, ऐसे सिचुएशन में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उनकी हेल्प कर सकता है, वो उनको बता सकता है या अपनी बातों को वो चीज कर सकता है। आगे बात करते हैं रिट। रिट क्या होता है? अगर आपने पढ़ा है मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय जो लागू करता है उसी को हम रिट कहते हैं। तो रिट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेक्षण, ठीक है, अधिकार प्रत्या इत्यादि चीजों को जारी करने का अधिकार होता है, और ये किसके पास में होता है? ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में होता है। तो ये चार मुद्दे हम समझ गए। अब बात करते हैं विशेषाधिकार। भारतीय भूभाग पर किसी अदालत द्वारा पारित मामले या फिर दिए गए फैसले पर स्पेशल लिव पिटिशन के तहत की गई अपील को सुनवाई करने का शक्ति है। यानी कि भारतीय भूभाग पर जितने भी न्यायालय उपलब्ध है, यानी कि जितने भी न्यायालय स्थित है, अगर ऐसे न्यायालयों में कोई भी मुद्दा अगर चल रहा हो और उस पे निर्णय सुनाने की बात आए तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय उस पर निर्णय सुना सकती है, अपने पास केस मंगा सकती है, उस पर ये कहो कि पूरा हायरिंग कर सकती है, वो सारी चीज कर सकते हैं। तो इसी वजह से अभी हमने क्या समझा कि जो सर्वोच्च न्यायालय होती है इनके क्या क्या क्षेत्राधिकार होते हैं, और ऐसे ही सेम क्षेत्राधिकार किसके होते हैं? उच्च न्यायालय के भी होते हैं। जैसे दीवानी फौजदारी मुद्दा वहां पे भी जाता है, साथ ही साथ अपीली मुद्दा जो है वहां पर भी जाता है, रिट संबंधी चीजें वहां पर भी जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कॉमन होती है सबके लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखते हैं, एक नया क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए लिया है। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसका आंसर एक ही होता है, और वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। हाँ चलिए, इसके बाद लास्ट वही 2 क्वेश्चन रह गए। देखिए क्या लिखा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान, यानी कि संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान दिए गए जिसके द्वारा जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो क्या क्या प्रावधान दिया गया भाई, उस चीज को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार से बनाई जा सकती है। तीसरा, भारत के न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। तीनों क्वेश्चन का सेम जवाब है। क्या क्या जवाब है भाई, देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान है? सबसे पहले, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए कि अगर न्यायाधीश जो है इनकी नियुक्ति की अगर बात किया जाए तो नियुक्ति कौन करेगा? ये करेगा कार्यपालिका। और कार्यपालिका में भी कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। आप कहोगे क्या भैया राष्ट्रपति किसी को भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना देगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। किसको बनाएगा? ऐसा व्यक्ति
जो सारी क्वालिफिकेशन को पूरा करता है, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। सिर्फ चुनने का काम होता है किसका? राष्ट्रपति का। सिर्फ नियुक्त करने का काम होता है राष्ट्रपति का, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है न्यायाधीश चुनने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, और साथ तथा अगर देखा जाए इसको अगर हटाने की अगर बात किया जाए, न्यायाधीश को हटाने की बात किया जाए, तो वो कौन करेगा भाई? वो करेगा विधायिका। वो कौन करेगा? विधायिका। विधायिका कैसे करेगी भाई? वही है, वोट वगैरह देकर वो सारी चीज करके इसको करेगी। आगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वकालत का अनुभव भी होना चाहिए और कानून की विशेषज्ञता भी होनी चाहिए, और ऐसी योग्यताओं की वजह से ही राष्ट्रपति उसको चूज करता है। ठीक है, आगे, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया जाता है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि कार्यपालिका और न्यायाधीश में कोई मनमुटाव चल रहा है तो पता लगे न्यायाधीश को हटा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तीनों सेक्टर बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसी वजह से न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है बिल्कुल फिक्स होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है जब तक 65 वर्ष के हैं, ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक वो कार्य कर सकते हैं, उसके बाद हट जाएंगे। ठीक है, कार्यकाल तक काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे में जो कार्यकाल है उसको कम भी नहीं किया जा सकता। इट मींस ये कह सकते हो कि जब तक 65 वर्ष के हैं तब तक तो उनको काम करना ही है। आगे, केवल विशेष परिस्थितियों में जैसे कदाचार या फिर कार्य में असमर्थता के चलते या उनको महाभियोग के द्वारा सिर्फ हटाया जा सकता है, और इसके अलावा नहीं हटाया जा सकता। अभी जस्ट हमने पीछे बात किया ना कि न्यायाधीशों को किस तरीके से हटाया जा सकता है, वही सारी बातें दोबारा से रिपीट हो रही है। आगे, उनके वेतन और भत्तों पर विधायिका का नियंत्रण नहीं होता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो न्यायाधीश है उनका हम वेतन रोक सकते हैं। यानी कि देखिए, संविधान में वो सारी प्रावधान किए गए हैं ताकि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों पे कोई प्रेशर कोई ना डाल पाए। ठीक है, इस वजह से संविधान में वो सारे प्रावधान किए गए हैं जिसकी वजह से जो न्यायाधीश है उनको बिल्कुल ही स्वतंत्र रखा गया है। उनके कार्यों और निर्णयों की आलोचना नहीं की जा सकती है। न्यायालय की अवमानना होने पर न्यायपालिका उसे दंडित करती है। यानी कि अगर कोई न्यायपालिका की बात नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका क्या करेगी? उसको दंडित करेगी। ऐसे ही संसद में उनके आचरण पर चर्चा महाभियोग के समय ही की जा सकती है, अन्यथा नहीं। यानी कि कहा जाए हटाने की बात, तो हटाना सिर्फ संसद के उसमें है, और ये तभी हो सकता है जब उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए या फिर ये सिद्ध हो जाए कि हाँ भाई ये गलत है। ठीक है, ऐसी स्थितियों में ही सिर्फ उनको हटाने का प्रावधान है, संसद में लाया जा सकता है, और संसद में विशेष बहुमत के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ऐसा जल्दी नहीं हो पाता है कि 2/3 के हिसाब से विशेष बहुमत मिल पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जिसमें हमने ये समझा कि जो अपना संविधान है, संविधान में बहुत से प्रावधान किए गए जिसके द्वारा न्यायपालिका के न्यायाधीश को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके साथ साथ ये अपना चैप्टर ओवर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि न्यायपालिका के 4 कार्य लिखे। देखिए कार्यों की अगर मैं बात करूं तो वैसे ही आपको पता है काम क्या होता है। सबसे पहला है न्याय करने का काम, दूसरा है कानून की व्याख्या करने का काम, तीसरा है कानून का निर्माण करने का काम, चौथा है न्याय संविधान का संरक्षक। अब एक एक करके मैं चीजों को समझा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं न्याय का काम। जैसे आपको पता है कि जो अदालत होता है, न्यायालय होता है, उसका काम ही होता है न्याय करने का। न्याय जैसे मान लेते हैं 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई, अब जाहिर सी बात है दोनों व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सही तो नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है कोई एक तो गलत होगा ही। ठीक है, या फिर एक की गलती ज्यादा होगी दूसरे की कम होगी। गलती तो देखो दोनों की तरफ से होती है, लेकिन एक की ज्यादा होगी दूसरे की कम होगी। अब ऐसे मामले जब न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय क्या करती है? सत्यता की पता करती है कि भाई कौन सही है कौन गलत है, देन अपना डिसीजन सुनाती है। तो ऐसे ही न्याय करने का काम करती है। दूसरे नंबर पे कानून की व्याख्या। इसका मतलब ये है कि सपोज जितने भी कानून व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, अगर न्यायालय को ये लगता है कि विधायिका ने कोई गलत कानून बनाया है या फिर जो कानून उन्होंने बनाया है, कार्यपालिका ने जिस चीज को लागू किया है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी पुनर्व्याख्या करती है, कानूनों को सही तौर पे बताती है कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, ठीक है, आप लोग गलत चीज कर रहे हो और देन मैं क्या करूंगा, आपके कानून को खत्म कर दूंगा, रोक दूंगा, ऐसा। तीसरा है कानूनों का निर्माण करना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नए नए कानून बनाती भी है न्यायपालिका। कैसे? जैसे बहुत समय पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब भारत ने पहली बार आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी के समय में, उस समय ये किया गया था कि अंदरूनी गड़बड़ी के हिसाब से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था। लेकिन आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे प्रावधान को बिल्कुल हटा दिया कि उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी अंदरूनी गड़बड़ी के हिसाब से आपातकाल लागू नहीं कर सकता है। यानी कि और दूसरी चीज ये
कि अगर कोई भी व्यक्ति जो ये है संविधान है, संविधान के मूल ढांचे में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रावधान किसने लाया था? अपना ये न्यायपालिका लाई थी। इसलिए कह सकते हैं कि कानूनों का निर्माण भी कई बार न्यायपालिका करती है। अगला है संविधान का संरक्षक, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने मन मुताबिक, यानी कि सरकार जैसे मान लीजिए मेरी चल रही है और मैंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग संविधान में चेंजेस किया, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान की रक्षा करता कौन है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? संविधान के द्वारा, ठीक है। चलिए, इसी चीज को लिखा है न्याय करने का काम विधानमंडल, यानी कि वही विधायिका, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है। परंतु राज्य के अंतर्गत कई नागरिक ऐसे भी होते हैं जो इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। कार्यपालिका ऐसे व्यक्तियों को पकड़कर न्यायपालिका के समक्ष जान पेश करती है और न्यायपालिका उस पर सुनवाई करती है। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्यपालिका जैसे पुलिस वाले जो है उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करेंगे एंड देन उस पे न्याय देने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। आगे, कानून की व्याख्या। न्यायपालिका विधानमंडल के बनाए हुए कानूनों की व्याख्या करती है। कई बार विधानमंडल के बनाए हुए कानून को स्पष्ट नहीं होता है, अतः कानूनों को स्पष्ट करता है न्यायपालिका, और तब न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या कर उसे स्पष्ट करती है। तीसरा चीज, कानूनों का निर्माण करना। साधारणतः कानूनों का निर्माण विधायिका करती है, ठीक है, विधानपालिका इट मींस विधायिका करती है, बट कई बार ऐसा भी देखा गया है, परंतु कई दशाओं में न्यायपालिका भी कानूनों का निर्माण करती है। कानूनों को व्याख्या करते समय जो न्यायाधीश है कई नई अर्थों को जन्म देते हैं और इसे उस कानून का अर्थ ही बदल जाता है और एक नया कानून का निर्माण भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक कानून से दूसरे कानून का निर्माण किया जा सकता है या फिर नए नए कानून व्यवस्थाओं को सिचुएशन के अकॉर्डिंग लाया जा सकता है। जैसे आपको पता है जो अपना संविधान बना है उसमें परिवर्तन का प्रावधान दिया हुआ है और नए नए कानूनों को ऐड करने का भी प्रावधान दिया गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि विधायिका, हालांकि काम विधायिका का होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका भी उस चीज में नए नए कानून बना सकती है, ठीक है। आगे, संविधान का संरक्षक। संविधान की सुरक्षता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है। न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त होता है कि विधानपालिका कोई भी ऐसा कानून बनाए जो कि संविधान की धाराओं के विरुद्ध हो तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देती है। इट मीन्स अगर विधायिका अपने पद का अतिक्रमण करके कोई ऐसा कानून बना दे जो कि सही नहीं है तो उसको रोकने का जो काम करती है वो कौन करती है? अपना न्यायपालिका करती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अपना ये जो सारा क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा न्यायपालिका के 4 कार्य, साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ये तीनों क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी क्वेश्चन कि जो अपना न्यायपालिका है उसका संरचना पिरामिड के तौर पे क्यों है। अगर क्वेश्चन आता है तो भाई समझ लो कि इन लास्ट वाला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, इन 5 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर देगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है, मतलब इसमें से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इन 5 में से जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये सारा चीज हमने कर लिया, जिसमें जनहित याचिका छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। आई होप सो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं मैसेज। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 7011912793 पर आप मैसेज कीजिए, यहाँ से आप लोग नोट्स लीजिए। और नोट्स ज़्यादा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी चल रहा है आपका पेपर का टाइम। और ज़्यादातर ये है कि मैं पेपरों के समय पे ऐसी चीज़ें कर देता हूँ बच्चों के लिए खास करके, ठीक है। हालांकि देखा जाए जो 12th क्लास है उसमें स्टार्टिंग से जब तैयारी करवाई जाएगी तो स्टार्टिंग से आपको नोट्स लेके चलना है और सारी चीज़ की तैयारी करना है। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार से वीडियो से जुड़े रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।